दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है हरियाणा पुलिस की हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रखी है, ठीक है, जिसमें आज है हमारी क्लास नंबर 3 है। होप आपने पहले दोनों क्लासेस देख ली होंगी, साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका रहे ना, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिसीज़, यानी कि मानव आहार में जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है ना, उसका उपयोग करने से कौन सी डिसीज़ होती है। जैसे जब हम चावल खाते हैं तो हमें तो नहीं पॉलिश किए हुए साफ़ सुथरे अच्छे चावल हमें खाने हैं, लेकिन उससे एक डिसीज़ होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से ये सीखते हैं कि कोई भी जैसे अनाज है, अनाज के छिलके हो गए या फिर आपका चावल के छिलके हो गए, जैसे है ना अनाज के छिलके हो गए या आपका चावल के छिलके, तो इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपने याद रखना है इनमें आपका विटामिन B1 पाया जाता है। और जैसे ही आप इनको धो देते हो, अनाज के छिलकों को या चावल के छिलकों को आप पॉलिश कर देते हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो विटामिन B1 है ना वो यहाँ पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जब विटामिन B1 ही ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या ख़त्म हो जाता है, थायमीन ख़त्म हो जाता है। थायमीन क्या है, आपका विटामिन B1 का ही रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है आपका थायमीन। और अगर थायमीन की कमी होगी तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, आपकी बेरी हो जाएगी, ठीक है। ये बेरी किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी, जिसमें भूख नहीं लगती और चक्कर आना पूरा टाइम, मतलब टायर्डनेस वीकनेस फील होते रहना, तो यहाँ से कौन सी डिसीज़ हो जाती है, बेरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूँ, जैसे हमने लिखा गोइटर, तो गोइटर से याद करेंगे जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी की वजह से होता है, तो गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से, आयोडीन, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, जो थायराइड ग्रंथि होती है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना कम करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, गोइटर घेंगा रोग हो जाएगा। इसीलिए जो है अपने खाने में आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने लिखा है जैसे नाइट ब्लाइंडनेस और एक आपका कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखेंगे। जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस है ना, मतलब कि रतौंधी रोग, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस और एक आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता रोग, तो ये दोनों ही रोग जो होते हैं ये किस विटामिन की कमी की वजह से होते हैं, तो याद रखेंगे विटामिन A की कमी की वजह से जो है यह होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की, तो इसमें क्या होगा कि हमें जो है ना डिम लाइट में दिखाई देना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में डिम लाइट में दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और यहाँ से अगर बात करें कि आई में कौन सी सेल होती हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो आँखों में जब जो एक तो हमारी रोड सेल होती है और एक कोन सेल होती है, तो जब जो रोड सेल है ना वो प्रभावी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग हो जाता है। और जब आँखों में कौन सेल प्रभावी हो जाती है, इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, तब कौन सी बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ये जो बीमारी है ये कैसी होती है, जन्मजात होती है, ठीक है। ये बीमारी कैसी होती है, जन्मजात होती है। और इसमें जो है रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने में क्या आती है, पर्सन को दिक्कत आती है, जिसको भी क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। चलिएगा, एक और यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन B1 का केमिकल नेम हमारा थायमीन हो गया, इसी तरीके से जो हमारा विटामिन A है ना, इसका केमिकल नेम भी याद रखेंगे आपका रेटिनोल, क्या आ जाता है, रेटिनोल, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि
कि जो हमारी आँखों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ह्यूमन आई में जो भी किसी पर्सन की प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनती है ना, वो कहाँ पर बनती है? तो याद रखेंगे इमेज कहाँ पर बनती है? आपका रेटिना पर बनती है। लेकिन जो रेटिना होता है ना, इस पे इमेज कैसी बनती है? उल्टी इमेज इस पर जो है बनती है। फिर भी आप कहोगे हमें तो चीज़ें सीधी दिखाई देती है ना? तो उसका क्या रीज़न है कि रेटिना में मतलब आपके आई में एक नर्व होती है, एक नस होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है? आपके ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होती है। ऑप्टिक नर्व ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होती है, जो इमेज को वहाँ पर ले जाती है। फिर वो ब्रेन उसको क्या करता है? ये ऑप्टिक नर्व उसको सीधी कर देती है इमेज को, और हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर इन केस इस ऑप्टिक नर्व में क्या हो, दिक्कत आ जाए, तो सिंपल सी बात है, इमेज तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, इमेज सही से नहीं बनेगी और हमें चीज़ें धुंधली या सही से नहीं दिखाई देंगी। तो उस डिसीज़ को क्या कहते हैं? जब हमें चीज़ें सही से नहीं दिखाई देती, उसको आप कहते हो ग्लूकोमा। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? ग्लूकोमा। तो एक बार पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया कि जो ग्लूकोमा है ना, ग्लूकोमा डिसीज़ वो किससे रिलेटेड है? तो आपने याद रखना है ग्लूकोमा आपका किससे रिलेटेड है? आपका आई से रिलेटेड है। ठीक है, आई रिलेटेड है ये आपका ग्लूकोमा। इतना समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने करा कि ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पर बनती है, तो आपने याद रखना है रेटिना। यहाँ से एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब हम क्या करते हैं, आई डोनेट करते हैं या आई ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आई का कौन सा पार्ट जो है डोनेट किया जाता है या फिर आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो आपने याद रखना है जो आई में कॉर्निया होता है ना, वही क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है या डोनेट किया जाता है। बहुत अच्छा और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि आई डोनेट करते हो तो कौन सा पार्ट डोनेट करते हो, या आई ट्रांसप्लांट कराते हो तो कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट कराते हो? तो आपका आ जाएगा कॉर्निया। ठीक है, एक और यहाँ से आई से क्वेश्चन याद रखोगे कि जैसे कई बार हमें आँखों में ईचिंग सी होती है, खारिश होती है, तो वैसे ऐसे करके उसको मसलते हैं, तो जब हम उसको रगड़ते हैं आई को, तो कौन सा पार्ट, ये क्वेश्चन पूछा था कि जब आप आँखों को मसलते हो तो उसका कौन सा पार्ट जो होता है वो गुलाबी से रंग का या रेड से कलर का हो जाता है? तो आपने याद रखना है आपका कंजक्टिवा यानी कि नेत्र श्लेष्मा। क्या हो जाता है? कंजक्टिवा आपका जो नेत्र श्लेष्मा है ना, वो आई का पार्ट क्या हो जाता है? लाल गुलाबी से रंग का हो जाता है। क्लियर है? जितने भी यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए पॉइंट हैं। कुछ भी आपको आलतू फालतू या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, तो जितना भी लिखा है बड़े अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का? बेरी बेरी, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉलिश्ड राइस खाने से डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है ना, शरीर का तापमान है, उसको आप किससे रेगुलेट करते हो? ये आपने यहाँ से बताना है। पहले तो ये सीखते हैं कि शरीर का तापमान कितना होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि एसआई यूनिट क्या होती है बॉडी टेम्परेचर की, जो पेपर में पूछी जाती है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी टेम्परेचर की? तो आपको याद रखना है केल्विन। क्या आ जाती है आपकी? केल्विन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि जो शरीर का तापमान है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो आपका कौन रेगुलेट करता है? आपका हाइपोथैलेमस। यही हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपकी भूख को, प्यास को, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमें भूख नहीं लगती, हमें प्यास नहीं लगती, हंगर, थ्रस्ट, जितना जो कुछ भी है सबको कौन कंट्रोल करेगा? आपका हाइपोथैलेमस।
ठीक है। नेक्स्ट और ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने यहाँ पर थैलेमस लिखा है, तो थैलेमस से आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि कुछ भी हॉट या कोल्ड की सेंसेशन यानी ठंडा गर्म या पेन की सेंसेशन हो, ठंडा हो गया जैसे कोई चीज़ ठंडी लग रही है, गर्म हो गया या पेन है, तो इन सब की सेंसेशन कौन प्रोड्यूस कराता है? आपका थैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करती हूँ मेड्यूला, तो मेड्यूला ओब्लांगेटा क्या काम करता है? इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया था कि हमारी बॉडी के जैसे जो भी रेस्पिरेशन रेट हो गया, मतलब कि आपका जैसे श्वसन तंत्र हो गया, आपकी हार्ट बीट हो गई, आपका पल्स रेट हो गया, हार्ट बीट हो गई, आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया, इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? आपका कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ओब्लांगेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक लिखा है हमने सेरिबेलम, तो सेरिबेलम से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, यानी हर एक चीज़ को नियंत्रण करके कौन रखता है? तो आपका आ जाएगा सेरिबेलम। यूँ कहूँ जितनी भी हमारी 5 सेंसेस हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आ जाएगा सेरिबेलम। मतलब एक तरीके से आपकी बॉडी मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है उसको क्या बोला जाता है? आपका सेरिबेलम। मतलब कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम ड्रिंक कर, मतलब कोई भी ड्रिंक कर लेता है तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? तो आपने याद रखना है सेरिबेलम। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भी कोई पर्सन ड्रिंक वगैरह कर लेता है तो उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? तो आपने याद रखना है सेरिबेलम, ठीक है। चलिए अभी जैसे हमने यहाँ पर हाइपोथैलेमस लिखा था, तो यहाँ से एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आता है। हाइपोथैलेमस से आप याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो भी हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हॉर्मोन्स हैं ना, उन सब को कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आ जाएगा हाइपोथैलेमस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हॉर्मोन्स निकलते हैं या उसको कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आ जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? आपका मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, या फिर यूँ कहूँ कि सभी ग्रंथियों का स्वामी किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो आपके 9 तरह के हॉर्मोन्स को क्या करती है? सिक्रेट करती है, ठीक है। 9 तरह के हार्मोन को सिक्रेट करती है। यहाँ तक कि हमारे 2 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ आप सारी चीज़ों को लिखते चलिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जो मदर का मिल्क होता है प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू न्यूबॉर्न बेबी बट इट लैक्स द फॉलोइंग, यानी कि जो मदर का मिल्क होता है ना, वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या होता है? एक कंप्लीट डाइट होता है, लेकिन उसमें एक पोषक तत्व की कमी होती है। हमें ये बताना है वो कौन सा पोषक तत्व है। तो आपने याद रखना है कि जो आयरन है ना, मदर के मिल्क में आयरन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आयरन की बात करती हूँ तो हमें पता है आयरन का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? तो आपका आ जाएगा पालक, यानी पालक से जो है सबसे ज़्यादा हमें आयरन मिलता है। और हमारी बॉडी में इतना आयरन होता है कि उससे आप लगभग 3 इंच तक की लंबी लोहे की कील जो है वो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसके लिए मदर के मिल्क में आयरन की क्या होती है? कमी होती है। बाकी कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है और पोटाशियम भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि हमने ये तो कहा कि मदर के मिल्क में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब फीमेल में, मतलब कोई भी फीमेल है आफ्टर डिलीवरी, उनमें बताते हैं कि मिल्क की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो कोई भी फीमेल है ना, बेबी होने के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी, वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या करती है, एक प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन को रिलीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना उसको क्या करती है, रिलीज करती है। और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मदर में मिल्क के फॉर्मेशन को, यानी कि कोई भी मदर है ना उसमें क्या करता है, मिल्क के फॉर्मेशन को क्या करता है, एक्साइट करता है। ठीक है, ये तो हमने प्रोलैक्टिन हार्मोन बोला। एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन यहाँ से याद रखेंगे आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जैसे ये तो मिल्क फॉर्मेशन में एक्साइट कर रहा था, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन करता है। यानी मदर में क्या करता है, यह मिल्क फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, ग्लैंड्स को, जो मेमरी ग्लैंड होती हैं यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, उनको मिल्क फॉर्मेशन करने में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है। और एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है आपका बर्थ हार्मोन। पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि बर्थ हार्मोन यानी कि आपका जन्म हार्मोन किसको कहा जाता है, तो आपका आ जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे गाय या भैंस वगैरह होती है तो उनमें ज़्यादा दूध का उत्पादन हो, गाय या भैंस में क्या हो, ज़्यादा दूध का उत्पादन हो, इसीलिए उनको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो याद रखेंगे उनको OH का इंजेक्शन यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये जो होता है किसी भी फीमेल में लेबर पेन के लिए, यानी कि जो प्रसव पीड़ा होती है ना उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर किसी फीमेल को जिसको बेबी होने वाला है उसको लेबर पेन ना हो तो डॉक्टर किसका इंजेक्शन लगाते हैं, तो आपका OH का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं। अभी इसको बर्थ हार्मोन क्यों बोल रहे हैं वो सीखिएगा। जैसे इस तरीके से मदर का यूट्रस है और यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर बेबी है, यूट्रस में गर्भाशय में बच्चा पलता है, तो यहाँ पर जब बेबी बिल्कुल मैच्योर है अपनी डिलीवरी के लिए तो क्या होता है, ये जो गर्भाशय की लेयर्स होती है ना इन पे OH हार्मोन रिलीज होता है। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, अपना प्रेशर लगाता है किस पर, यूट्रस की लेयर पर, गर्भाशय की लेयर पर, ताकि बेबी वहाँ से निकल सके। और फिर ये जो वजाइनल ट्रैक होती है ना ये क्या करती है, एक RH हार्मोन मतलब कि रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं, रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, ताकि ये जो वजाइनल एरिया है उसको ये क्या कर सके, स्प्रेड कर सके और बेबी की वहाँ से डिलीवरी हो सके। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। एक तो आपका OH हार्मोन क्या क्या काम है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपने सीख लिया। और एक यही रिलैक्सिन हार्मोन भी क्या करता है, बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। क्लियर है, चलिएगा। तो यहाँ से, और ये दोनों हार्मोन कब सीक्रेट होते हैं, किसी भी फीमेल में बेबी होने के बाद, उसकी डिलीवरी के बाद जो होते हैं ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से याद रखेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्रोमोसोम्स है ना, किसी भी स्पीशीज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, कहते हैं उसकी संख्या कैसी होती है, मतलब कि क्या वो जैसे जैसे एज बढ़ती है गुणसूत्र बढ़ते हैं, या एज घटती है तो वो घटते हैं, या वो कांस्टेंट रहते हैं, या किसी का वेट ज़्यादा है तो उसमें क्रोमोसोम कम होते हैं, तो हमें ये बताना है। तो याद रखेंगे कि जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, एक तो ये याद रखेंगे इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो आपका आ जाएगा वोल्डेयर ने। ठीक है, वोल्डेयर ने इसके बारे में बताया था। अब अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 23 जोड़े यानी 23 पेयर में पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर आपके एक साइड हो जाते हैं और एक पेयर आपका एक साइड। 22 पेयर जो एक जैसे होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, उसको बोला जाता है ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स कहेंगे। और जो एक अलग होता है उसको बोला जाता है हिट्रोसोम्स, हिट्रोसोम्स। ये हिट्रो का मतलब होता है अलग, ऑटो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो एक पेयर अलग है हिट्रोसोम। अब हिट्रोसोम में कैसे क्वेश्चन आता है, जो मेल है उसमें कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो आपका XY क्रोमोसोम, और फीमेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो XX हार्मोन, ठीक है। तो जब मेल का X फीमेल के X से मिलता है तो XX मतलब बेबी गर्ल का बर्थ होता है, और जब फीमेल का जो आपका मेल है उसका Y फीमेल के X से मिलता है तो XY मतलब कि बेबी बॉय का बर्थ होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया था कि जो होने वाला बेबी है ना उसका जेंडर किसके गुणसूत्र पे, किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। तो आपने याद रखना है जो बेबी का जेंडर होता है ना, यानी बच्चे का जो लिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो पूरी लाइफ क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब जब एक जाइगोट बन जाता है, जाइगोट, तो जाइगोट के बनने से लेकर डेथ तक ये नंबर आपका कैसा रहता है, सेम रहता है। तो करेक्ट आंसर इज द क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो नॉइस है, जो ध्वनि है, उसको आप किस में मेजर करते हो, तो आपका आ जाएगा डेसिबल, यानी ध्वनि को आप किस में मापते हो, डेसिबल में मापते हो, डेसिबल। और ह्यूमन की क्षमता कितनी होती है एक नॉइस को सुनने की, तो क्या आ जाएगा आपका 45 डेसिबल। ये एक रेंज है जो नॉर्मल रेंज रहती है, ठीक है। एक लिखा है हमने वाट, तो वाट को हम किस में मेज़र करते हैं, वाट किसकी यूनिट हो जाती है, आपकी पावर की यूनिट हो जाती है। और सेंटीग्रेड आपकी किसकी यूनिट हो जाती है, टेम्परेचर की यूनिट हो जाती है। और डेसिबल किसका हो जाता है, हमारा साउंड का यूनिट हो जाता है। एक और यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था एक बार पेपर में कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था आपका कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे ग्रीन मफलर का संबंध है आपका ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।